Hello everyone, very good afternoon. Shravan, Anshika, Dipanshu, Sarfraz, very good afternoon to all. Very good afternoon to all. कैसे हैं आप लोग सब? How the things are going on? Studies. Very good afternoon to all. शिवानी, सरफराज, विद्या, हर्षिता, शिवानी, संगीता, फरीन, रैनी, विधि, अशोक, प्रवीण, प्रशांत. Very good afternoon to all. ओके फटाफट से आ जाओ सब लोग, बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट से. Sakshi, very good afternoon. Very good afternoon to all. Okay. Okay. तो ओके लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे क्लास. तो हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ रहे हैं अभी तक, और न्यूटन लॉ में सेकेंड लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना. लॉ हमने तीनों पढ़ लिए हैं. वी वर डूइंग सेकेंड लॉ क्वेश्चन. उसमें फ्री बॉडी डायग्राम समझा था कल की क्लास में हमने. कल 2 क्लास हुई थी हमारी, एंड वी डिड द फ्री बॉडी डायग्राम एंड सम अदर थिंग्स, है ना. सब अदर कंसेप्ट में समझे. फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए का यूज़ कैसे करना है, बेसिकली वो चीज़ हम देख रहे हैं. एंड आपका कल तो डाउट क्लास होगा, एंड मंडे यू हैव द टेस्ट. तो मंडे के टेस्ट में न्यूटन लॉ डाला गया है. न्यूटन लॉ के क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है. टेस्ट मैंने कल ही बनाया रात को, तो न्यूटन लॉ के क्वेश्चन हैं, तो देख लेना एक बार. ये सभी आएगा जो हमने पढ़ा है, ठीक है. ओके. वेरी गुड आफ्टरनून टू याशा. वेरी गुड आफ्टरनून टू याशा, प्रियम, प्रतिभा, फरीन, जोबिया, श्लोक पांडे. वेरी गुड आफ्टरनून. ओके. तो वी वर डूइंग दिस क्वेश्चंस. ये होमवर्क में दिया था, ये सबने कर लिया है. 3 ब्लॉक विद मास m, 2m, 3m are connected by the string as shown in the figure. Upward force F is applied on block m, दिखा रखा है डायग्राम में. masses move upward with constant speed is constant. तो स्पीड कांस्टेंट दी हुई है, ये हमारे काम का पॉइंट है, यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगा. व्हाट इज द नेट फोर्स पूछा है ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m. ब्लॉक ऑफ मास 2m पे नेट फोर्स पूछा है, तो नेट तो 0 हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन. आई थिंक 0 होना चाहिए. डन. हाँ, इसमें कुछ करना ही नहीं था, नेट फोर्स पूछा है ना, तो नेट फोर्स तो 0 होगा. अगर वो टेंशन पूछता T1 T2 कुछ, तो कुछ करना पड़ता, है ना. लेकिन इसमें कुछ पूछा ही नहीं है ना. अगर टेंशन पूछता तो क्या होता है, यहाँ पे 3m है, इस पे फोर्स 3mg नीचे लगेगा, और टेंशन मान लो T1 लग रहा है ऊपर, तो नेट फोर्स 0 है, तो T1 इक्वल टू 3mg आ जाएगा, है ना. 2m वाले पे अगर पूछता ही है, तो इस पे जो है 2mg नीचे और T1 नीचे और T2 ऊपर मान लो, तो T1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3mg, तो 3mg प्लस 2mg 5mg हो जाता है ये, है ना, मेरे ख्याल से. और m को अगर पूछता, तो m पे आपका फोर्स F काम कर रहा है यहाँ पे, और टेंशन काम कर रही है नीचे, कितनी है, 5mg आ रही है ये. और क्या काम कर रहा है इस पे, बस यही काम कर रहा है, इसका वेट काम करेगा mg, है ना. तो अगर हम इस पे फोर्स को 0 करेंगे, नेट फोर्स को, तो फ्रॉम हेयर वी गेट द F इक्वल टू 6mg. तो अगर वो F पूछता आपसे तो 6mg आता, अगर टेंशन पूछता तो ये आती वैल्यू T1 और T2 की. लेकिन उसने तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी. डायरेक्टली आंसर इज 0. नेट फोर्स इज 0 बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0. एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है. ओके. ये क्वेश्चन क्या है. मंकी ऑफ मास 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन मास ऑफ दिस इज दिस. ये कर लिया सबने.
इसका आंसर क्या आएगा? 20 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन मास इज 20 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। तो इसकी जो मैक्सिमम टेंशन है या मास है वो 25 kg, यानी कि टेंशन ये जो ले सकता है मैक्सिमम 25 इंटू जी ले सकता है विच इज 250 न्यूटन। तो मंकी का मास 20 है, ये जब एक्सेलेट करेगा तो इसका इफेक्टिव मास, इफेक्टिव वेट जी प्लस ए हो जाएगा, दिस शुड बी लेस देन 250, तो इसको 250 के इक्वेट करा होगा और वहां से फिर आपने वैल्यू निकाली होगी ए की। तो ए आपका जो आएगा 2.5 सी। ठीक है, आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है, राइट? इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? चलो ओके, तो उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किए थे, ये तो हमने कर ही लिया होगा यार, है ना? फोर्स ऑन द लाइटर मास, अब तो वैसे कर लोगे बिना कैलकुलेशन की। 6 न्यूटन का फोर्स है, 12 किलो का मास है टोटल, तो 0.5 का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। 0.5 का एक्सेलेरेशन आ जाएगा, मुझे चाहिए फोर्स ऑन द लाइटर, फोर्स ऑन द 5 kg। तो 5 kg पे जो फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एम ए हो जाएगा, एम ए आपका हो जाएगा 5 इंटू कितना निकाला आपने एक्सेलरेशन 0.5, तो 25 न्यूटन। इसमें कुछ करना ही नहीं कैलकुलेशन, अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना? 25, इसका भी आंसर 2.5 है, इसका भी आंसर 2.5 आ रहा है ना? ओके बी, इसका बी है ऑप्शन। तो कर लिया होगा सबने, तो इजी था ना, इसमें कोई ज्यादा टफ तो था नहीं कुछ। डन, ओके डन, ये वाला डन, डन। इसका आंसर क्या रहा है? दे आर पुल्ड विद टेंशन 40 न्यूटन, मास कितना है 6 और 4 10 और 10 20, तो 2 आ जाएगा एक्सेलरेशन। T2 निकालना है, T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सिस्टम मान लो, तो T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 और 6 16, 16 और एक्सेलरेशन आपका 2 आया था, तो 16 दूनी 32, बस। ठीक, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास आपका 16 आएगा, एक्सेलरेशन 2 आएगा, पूरे सिस्टम का जब लोगे तो 40 का फोर्स है, 20 किलो का वो है, तो 2 एक्सेलरेशन आएगा, तो वहां से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? तो ऑल डन। अब समझ में आ गई सारी चीजें, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो अब पुली देख रहे हैं, पुली पुली पुली, पुली का जो निकालते हैं हम टेंशन और एक्सेलरेशन, ये सब देखा होगा आप लोगों ने। फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, ये तो आपने कर लिया, इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, चलो तो पुली को समझ लेते हैं फटाफट से। वैसे अब पुली आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम रहा नहीं, बहुत बड़ा काम आपके लिए रहा नहीं है पुली, क्योंकि आप फ्री बॉडी डायग्राम समझ गए हो ना। तो पुली के केस में क्या होता है आपका, मान लो ये मास m1 है और एक m2 है, तो इसमें से मान लो एक हैवी है और एक लाइट है ना? अगर दोनों बराबर होंगे तो ये तो पुली रुकी रहेगी एक जगह पे, पुली नहीं सॉरी, ये जो स्ट्रिंग है ये रुका रहेगा। लेकिन मान लो एक हैवी है, m2 वाला हैवी है ना, या m1 को हैवी मान लो, किसी को भी हैवी मान लो m2 हैवी है, तो क्या होगा, ये चीज ऐसे को नीचे को मूव करेगी, एक्सेलेरेट करेगी नीचे को, ठीक है, और ये ऊपर को एक्सेलेरेट करेगा यहाँ से, ये वाला मास। एक्सेलेरेशन दोनों का सेम होगा, एक्सेलेरेशन दोनों का सेम होगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपका जो है ये इनएक्सटेंसिबल है। ये जो स्ट्रिंग है, कल हमने बात की थी ना, ये जो आपका स्ट्रिंग है पूरा धागा, ये इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर आएगा, ठीक है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आएगा, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन सेम हुआ दोनों का, तो फ्री बॉडी डायग्राम आप जब बनाओगे इसका m1 m2 का, तो क्या लिखोगे, m1 पे आपका फोर्स जो है टेंशन ऊपर होगा, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं यहाँ पे देखो, टेंशन ऊपर होगा और m1g नीचे होगा, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन आपने, अच्छा इन्होंने m1 को हैवी मान लिया, तो ऐसे मान लो m1 को हैवी अगर मानोगे तो m1 का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा a, तो इक्वेशन क्या लिखोगे फिर, m1g माइनस टेंशन, m1g माइनस टेंशन इक्वल टू m1a, ठीक है, ये आ जाएगा इसके लिए इक्वेशन। m2 ऊपर को एक्सेलरेट करेगा, तो इसके लिए क्या लिखोगे, t माइनस m2g इक्वल टू m2a, t माइनस m2g इक्वल टू m2a,
इसके लिए इक्वेशन ये आएगी। अब आप पे दो वेरिएबल है, यहाँ पे दो चीज आपको निकालनी है, एक तो टेंशन, एक एक्सेलरेशन। तो दो वेरिएबल है आप पे और दो इक्वेशन है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो टेंशन कितना आया आपका, सॉरी एक्सेलरेशन जो आपका आया वो कितना आया, m1 माइनस एम टू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या है, टोटल मास। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, m1g माइनस एम टू जी बाई टोटल मास, ठीक है। और जो आपने ये निकाला टेंशन, ये कितना आया, 2m1 m2g डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास इज m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हमें दो फॉर्मूले याद रख सकते हो अगर चाहो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, वैसे सिंपल फॉर्मूला है तो याद कर लो। तो यहाँ पे जो टेंशन होगी वो इतनी होगी और एक्सेलेरेशन ये होगा। m1g क्या था आपका, ये वाला फोर्स, उसमें से इधर वाला फोर्स माइनस किया गया एक्चुअली ये m2g वाला, तो नेट फोर्स आ गया, मैंने ऐसे कुछ होगा ना, तो नेट फोर्स इधर को आ जाएगा m1g माइनस m2g। नेट फोर्स आया, एक्सेलरेशन निकालना था मास से डिवाइड, m1 प्लस m2, तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो एक्सेलरेशन आ गया आपका यहाँ से, है ना, ठीक है। और जब टेंशन निकालना होगा तो उसमें वैल्यू में पुट कर दो, तो आपकी टेंशन जो है ये आ जाएगी 2m1 m2g और m1 प्लस m2, ठीक है, राइट। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लोगे तो आप, ठीक है। दो पुली लगी हो, अगर तीन पुली लगी हो, उसमें ही फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है अगर पुली एक्सेलेरेट करने लगे, अच्छा पुली पे अगर मैं फोर्स निकालता पिछले केस में कितना था, उस पर टेंशन ऐसे काम कर रहा था, तो अगर मैं टेंशन पुली पे निकालता तो टी इधर को आता और टी इधर को आता, क्योंकि ब्लॉक पे टी ऐसे था ऊपर को m1 पे, और m2 पे भी ऊपर था, m2 पे भी टेंशन ऊपर था, तो पुली पे टेंशन अवे फ्रॉम द पुली यानी नीचे को लगेगा। तो अगर आप पुली पे टेंशन फोर्स निकालोगे तो 2t आएगा, और ये भी आपका फोर्स फिर कितना लगाएगा, ये वाला धागा भी 2t फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो यू कैन फाइंड वैल्यू 2t, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर पुली जो है रुकी हुई ना हो, पुली एक्सेलरेट कर रही हो, मतलब ऐसा केस हो, m1 m2g है मान लो ये, और ये तो नीचे आ ही रहा है, साथ में ये भी एक्सेलरेट कर रही है पुली आपकी ऊपर। तो पुली जो एक्सेलरेट कर रही है इसका एक्सेलरेशन a माना है मान लो। अगर ये पुली जो है इसको आप किसी तरह से पकड़ के ऊपर को खींचो तो क्या होगा, पुली ऊपर जाएगी और एक मास आपका नीचे आ रहा है, एक मास ऊपर जा रहा है, तो उसी पुली पे पूरा ये वर्क हो रहा है ना। मान लो ये पुली किसी लिफ्ट में लगी हुई है तो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, तो ये सारा काम उसके अंदर हो रहा है। तो उस केस में आप जो ए डायनेमिक निकालोगे वो आपका जी प्लस ए आ जाएगा, यहाँ पे इफेक्टिव वेट होता है ना आपका, जो जी प्लस ए आ जाएगा जी की जगह पे, यहाँ पे भी जी प्लस ए आ गया, ठीक है। तो टेंशन में और ए में जहां जहां जी आ रहा था वहां पे अब जी प्लस ए आ जाएगा। कब, अपवर्ड एक्सेलेरेशन। अगर डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन होगा तो यहाँ पे जी माइनस ए आ जाएगा, जी माइनस ए। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो इसको, आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसमें जी माइनस ए आएगा, यहाँ पे जी प्लस ए आएगा, ठीक है। अगर पुली एक्सेलेरेट कर रही हो, ठीक है, तो बहुत कम केस आता है ऐसे कि एक्सेलेरेट कर रही हो, यूजुअली आपके केस में एक्सेलेरेट यूजुअली नहीं करती। श्रवण कुमार इज सेइंग व्हाई इज स्लो, तो बाकी लोगों को भी स्लो आ रही है क्या, बाकी लोगों को वॉइस ओके है या स्लो आ रही है। ओके है, ओके, ओके। तो सर्वर हो सकता है नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा आपकी साइड से, एक बार चेक करो। ओके है, ओके। तो हो सकता है नेट का प्रॉब्लम होगा यार आपकी साइड से, उसको चेक करो, ठीक है। चलो, तो इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। ओके, लेट अस डू सम क्वेश्चन ऑफ दिस पुली। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करिए आप लोग स्टार्ट, मैं यहाँ भी नेट चेक कर लेता हूँ वैसे, आप लोग ये कर लो, वाइज ओके है वैसे। चलो मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी एक बार, आप भी कर लो।
तो सही है भाई नेट, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है नेट में। 13.3। केमिस्ट्री जियोलॉजी में अटेंडेंस नहीं लगी। फ्री की अटेंडेंस मिल गई आपको या नहीं? अब ठीक है वाइस, ओके। चलिए 30 न्यूटन आ गया। 3 equal weight ABC each of 2 kg are hanging from a string passing over a frictionless pulley as shown in the figure. Frictionless pulley as shown in the figure. The tension in the string connecting the weight B and C is connecting the weight B and C is। इसमें आपको टेंशन बतानी है कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, तो एक तरीका तो ये है कि फ्री बॉडी डायग्राम ला लो ABC का, है ना, और एक्सेलरेशन एक मान के सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन जब हम निकाल रहे हैं उस टाइम पे हम इसे कंबाइंड एक मास मान लें, क्योंकि ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे, है ना, ये जो मूव करेंगे साथ साथ मूव करेंगे, तो इन दोनों को कंबाइंड मान लें। इनका मास कितना हो जाएगा, बी और सी का मास है, अच्छा 2 kg ईच है, तो ये 4 kg के हो गए और ये 2 kg का हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, टेंशन। तो ये टेंशन मैं निकाल सकता हूँ अगर मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ, है ना, बी का भी बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सी का बना लूँ, बी का बनाऊंगा तो मुझे ऊपर वाली टेंशन भी चाहिए फिर, है ना। तो या तो मैं बी का बना लूँ या मैं सी का बना लूँ, है ना, उनमें से एक करना पड़ेगा मुझे। तो व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, आई कैन फाइंड द एक्सेलरेशन इन दिस केस। मैं जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, जो मेरा आया था m2g माइनस m1g, यानी 4 माइनस 2 इंटू जी आ जाएगा, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 6 kg। तो मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2g/6 यानी कि g/3। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, m2g माइनस m1g वाला, ये वाला। यहाँ g प्लस ए नहीं आएगा, g आएगा, तो ये वाला बोलो, है ना, डिवाइड बाय नेट मास। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया g/3। एक्सेलरेशन g/3 किधर को होगा, इधर को, ऑब्वियसली ये हैवी है 4 kg वाला, एक्सेलरेशन आ गया। आपको क्या चाहिए, टेंशन चाहिए यहाँ पे। तो मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूँ तो मेरा काम हो गया बस। सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या लिखोगे आप, सी का 2g नीचे, टेंशन ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे। एक्सेलरेशन कितना है, g/3। बस इसे सॉल्व कर लो अब। 2g माइनस टेंशन इक्वल टू 2a, ए कितना हो गया, g/3। इसे सॉल्व करोगे तो आपका t यहाँ आ जाएगा इस साइड को, और ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t को इस तरफ ले आओ, g 2g माइनस g/3, तो 6g माइनस दिस 5g/3 आ जाएगा, विच इज़ 50/3, विच इज़ 13.33, है ना, या 9.8 लोगे तो शायद कुछ और आ रहा होगा। तो अगर 9.8 लोगे तो हो सकता है 13 आ रहा होगा एग्जैक्टली, है ना। एक मिनट रुको, 13 नहीं आ रहा, 16 आ रहा है, कुछ गलती कर दी है। 5g/3 क्या गलती कर दी, 2g/50/3, 16, 16×3 = 48, कुछ गलती करिए, देखो कहाँ पे। 2g/6, तो g/this, 2g/g/3, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम लिखा, 2g माइनस टेंशन इक्वल टू g/this। ये वाला जब यहाँ आएगा, टेंशन यहाँ है, ये यहाँ गया, 2g/3 था ना ये, तो ये 2g/3 था, तो ये आपका माइनस होके 4g/3 हो जाएगा, एंड 4g/3 आपका 40/3 यानी कि 13.33 आ जाएगा। ठीक ठीक, तो देखो शॉर्टकट ये कर सकते थे, है ना, करने को आप वो भी कर सकते थे, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाओ, उसे सॉल्व करो तब भी आ जाएगा, है ना, ये भी कर सकते थे। या फिर एक और तरीका लगा सकते थे कि आप टेंशन निकाल लेते इस स्ट्रिंग पे, इस स्ट्रिंग पे टेंशन निकाल लेते हैं, किससे, इस फॉर्मूले का यूज करके, 2m1m2 वाले को, इसको यूज करके, है ना। यहां से टेंशन आया था, फिर क्या करते, ये टेंशन आ गया, अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो इस पे ये टेंशन ऊपर और ये वाली टेंशन नीचे जो आपको निकालनी है, वो टेंशन नीचे। ठीक है, दो टेंशन आ गई, तो T1 माइनस T2 कर लोगे या जो भी करोगे, और ए आपको फिर ए भी निकालना पड़ेगा, इक्वल टू एम ए के रखोगे उसको, है ना, इक्वल टू एम ए, जो नेट फोर्स आएगा टेंशन को माइनस करके, और प्लस एम जी भी होगा इसका। तो दो फोर्स हो गए नीचे, एम जी और ये अननोन टेंशन, ये दोनों नीचे हैं और ये वाली टेंशन ऊपर है, तो ये दोनों फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू एम ए के बराबर आ जाएगा,
ए आप ऐसे निकाल लोगे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी वी कुड सॉल्व दिस फॉर दिस टेंशन टी। तो यहां से भी हम टी निकाल सकते थे। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ 4G होगा, थैंक यू, 4G होगा, आई हैव करेक्टेड दिस। तो ये क्लियर हुआ सबको? दोनों तरीके, तीनों तरीके से कर सकते थे, तीनों तरीके से कर सकते थे। अच्छा, किसने क्या क्या तरीका लगाया? पहला तरीका था कि तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। दूसरा तरीका था कि मैं सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। पहला था कि मैं तीनों का बनाऊं, दूसरा तरीका सी का फ्री बॉडी डायग्राम, तीसरा तरीका बी का फ्री बॉडी डायग्राम। तो किसने पहला तरीका लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया? एक बार लिख दो फटाफट से। पहला तरीका किसने लगाया, सेकंड किसने लगाया, थर्ड किसने लगाया? सॉरी, ये है ना सी, तो सी का फ्री बॉडी डायग्राम या बी का बना सकता था, या फिर मैं ए का। तो किसने अगर चौथा भी कुछ और तरीका लगाया तो वही बता दो। गुंजन ने सेकंड लगाया, ओके, नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ओके, एफबीडी ऑफ सी बनाया। सेकंड, फर्स्ट, हर्षिता ने फर्स्ट, सरवन ने फर्स्ट, शिवानी ने सेकंड, पीएम ने सेकंड, साक्षी ने सेकंड। ओके, अदर पीपल, बाकी लोग कौन सा मेथड लगाया? यासा ने सेकंड। जल्दी लिखो यार फटाफट, शर्माओ मत यार, मैं कोई ऐसे थोड़ी चेक कर रहा हूँ कि अच्छा किसने लगाया खराब किसने, मैं तो बता रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ आप लोग क्या लगाते हो। मैंने रितु वर्मा सेकंड, प्राची सेकंड, शिवानी जैन सेकंड। ओके, ओके, बाकी लोग भी तो लिख दो। 10-12 लोगों ने लिखा है अभी तक, 30 लोग लाइव हैं इस समय। बाकी लोगों ने क्या लगाया है? दीपांशु सेकंड, के सी का फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो उसमें मेरे को लगता है अच्छा मेथड यही था, सी का फ्री बॉडी डायग्राम वाज द बेस्ट मेथड, है ना? सरफराज एंड प्रवीण ने भी ये लगाया। ठीक है, गुड। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम हमें जिसका रिक्वायरमेंट होता है टेंशन का या फिर नॉर्मल रिएक्शन का, उसके अकॉर्डिंग हम ब्लॉक को लेते हैं, या पुली में अगर कोई ब्लॉक अटैच है तो उसको लेते हैं, है ना? जब नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं तो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और पुली के केस में अगर 2-3 ब्लॉक अटैच हैं तो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लोगों को अब हो रहा होगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए, राइट? असाइनमेंट भी करते रहना साथ साथ में, और अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, राइट? तो उसका आंसर बी था पीछे वाले का, बी मैंने 13 न्यूटन। ठीक है, चलो, गुड। लेट अस डू दिस क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास। तो इस बार 4 kg जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, 4 kg टेबल के ऊपर है, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा उसको बना के बताइए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मास। आसान है बहुत। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 4 kg का बनाओ। 5.44, 9×5 = 45। 9×5 = 45, फिर आएगा 50, 50 आएगा। जी कितना, 9.8 है, जी 9.8 लेना पड़ेगा ना इसमें। 49 आ रहा होगा, फिर 40। ठीक है, ठीक है, सीम्स करेक्ट, सीम्स करेक्ट। तो इसमें 5G डाउनवर्ड और टेंशन अपवर्ड, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। 4 वाले का नॉर्मल रिएक्शन और mg तो बैलेंस कर जाएंगे आपस में, तो ये तो इक्वेशन में आएंगे नहीं हमारे। हमारा क्या आएगा इक्वेशन में, टेंशन। ठीक है, और टेंशन सेम होगी क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन यहां पर सेम होगी। ठीक है, टेंशन विल बी सेम, इनफैक्ट एक्सेलरेशन ऑल्सो विल बी सेम, क्योंकि टेंशन आपका, सॉरी टेंशन सेम नहीं, क्योंकि आपका स्ट्रिंग जो है वो ऐसे मूव कर रहा है तो टॉट रहेगा हमेशा। एक्सेलरेशन विल बी सेम, एक्सेलरेशन विल बी सेम। ठीक है, तो दिस इज माई एक्सेलरेशन, दिस इज माई टेंशन। तो इसके लिए अगर मैं लिखूं इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन इसका डाउनवर्ड है,
इसका एक्सेलरेशन इधर को है, तो इसका तो हो जाएगा t इक्वल टू 4a, और इसके लिए हो जाएगा 5g माइनस टी, क्योंकि 5g वाला फोर्स ज़्यादा है तो मेरा 5g माइनस टी लिखा है ना, 5a। तो यहाँ से आपका t 4a था, तो 5g माइनस 4a इक्वल टू 5a, तो यहाँ से आपका 9a इक्वल टू 5g आ जाएगा। a आपका 5g/9 आ जाएगा, 5g/9। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 9.8 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 5.44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, दिस इज क्लियर। ये सब तो तुम्हें पहले आता होगा ना, ये सब तो पहले कर रखा होगा, सबको आइडिया तो होगा ये सब। ये पहले से आता था या अब आया आप लोगों को? कोई ऐसा है जिसको अब आया होगा? कुछ लोगों को अब आया है क्या? ये पहले से आता था ये सब? पहले से आता था सबको? ये सब आते थे ना पुली वुली वाले, ये नहीं आते थे? बता दो मुझे एक बार, आता था पहले से ये सब बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन वगैरह माइनस करना वगैरह, ये सब आता होगा ना? तो अच्छा, ओके। तो अभी कुछ ही लोगों को, कम ही लोग हैं जिनको अभी आया है, प्रॉब्लम होती थी। ओके। तो प्रैक्टिस से कम हो जाएगी है ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो कम हो जाएगी प्रॉब्लम। अच्छा, नहीं आता था, एफबीडी इस प्रॉब्लम थी, ओके। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, एफबीडी जिनको प्रॉब्लम थी 2-3 बच्चों को, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। अच्छा, प्रॉपर आ गया, ओके, गुड गुड। एफबीडी क्लियर हुआ बाकी बच्चों का? फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ी प्रॉब्लम थी, अब तो क्लियर हो गई है ना, अच्छे से समझ आ गया, ओके गुड, बढ़िया है। ये तो करना है यहाँ पे, देखो थोड़ा ही फर्क होता है बस, है थोड़ा ही फर्क होता है, थोड़ा सा और पढ़ लोगे तो जिसके पिछली बार 80 नंबर आए होंगे उसके इस बार 140 पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा अगर मेहनत कर लोगे साथ साथ, तो थोड़ा ही फर्क होता है यार। इसके अगर 60-70 भी आए होंगे, कुछ टॉपिक वीक होंगे उनको स्ट्रॉन्ग कर लो बस। चलो, ओके, क्लियर हो गया, गुड गुड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने, अगर आपको आता है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ फिर, है ना, फिर तो मैं आगे बढ़ूँ फटाफट, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। और अगर लग रहा है कि हाँ कुछ कमी है तो यस, वी विल डू सम प्रैक्टिस, वी विल डू सम थ्योरी ऑल्सो, ओके गुड। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं फिर, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट आ जाएगा। वैसे ही कर दो यार, बिना पेन के कर दो इसको, तो बिना पेन के कर लोगे अब तो। m2g माइनस m1g करोगे, डिवाइड बाय टोटल मास, कितना आंसर आएगा? बिना पेन के कर लो। है ना, m2g माइनस m1g करोगे तो 4g माइनस 3g, 4g माइनस 3g कितना हो जाएगा? g हो जाएगा, और डिवाइड बाय नेट मास कितना होगा? 7, तो g/7 आ जाएगा, तो 9.8/7, 7 से डिवाइड करो, 7 × 28 आएगा, तो 7×4 = 28, तो 1.4, ठीक है। तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे, राइट। आगे चलें, आगे चलें, आगे बढ़ो। ये लो यार, कल कौन पूछा था ये? हाँ, अब बताओ क्या आएगा इसमें। इन अरेंजमेंट सोन पुली आर फिक्स्ड आइडियल स्टिंग लाइट मास m1 इज मोर देन, अच्छा इसमें कुछ लिखा ही नहीं, m1 कौन सा मोर है, कौन सा मोर है? m1 मोर देन m2 होगा, यहाँ पे m1 m2 तो लिखा नहीं यार, m2 m3 लिखा हुआ है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है? 1 और 2, तो एक को m1 m2 मान लो, इसको m1 मान लो, और इसको m2 ऐसे मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो आपके m1 मोर देन m2 मान लो, और फिर बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा। रीडिंग ऑफ द s विल बी, रीडिंग ऑफ द s विल बी हाउ मच? ये तो क्लियर है ना, पिछले वाला क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं? किसी को बता देना मुझे, मैं फटाफट चल रहा हूँ, नहीं तो फिर पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट अगर किसी को है तो बता देना।
नहीं तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। हाँ सरफराज आपने पूछा था, तो बताओ अब। कल हमने डिस्कस किया था ना थोड़ा बहुत इसे। बताओ क्या होगा। जो स्प्रिंग में टेंशन होगी एक्चुअली ये मेजर करेगा अपनी टेंशन। तो टेंशन इसकी क्या होगी, अगर एक्सेलरेशन दोनों का सेम मान लें, हम ये मान लें कि इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई है और स्ट्रिंग को जितना खींचना था वो खिंच गया। ठीक है, अब उसमें टेंशन आ गई, तो वो टेंशन कितनी आएगी, अभी हमने फॉर्मूले से निकाला था ना यहाँ पे। तो कितनी आएगी टेंशन। पुली वाला केस हो गया, पुली से कंपेयर कर सकते हो। पुली के स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी कितनी होती है, पुली के स्ट्रिंग में टेंशन 2m1m2g, 2m1m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होती है ना। पुली में टेंशन कितनी होती है, 2m1m2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे फिर उसने बोला रीडिंग कितनी आएगी, तो रीडिंग में मास में रीडिंग आएगी किलो में, तो ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेंशन कैसे आई हमारी, हमने सॉल्व करा, वही फ्री बॉडी डायग्राम बनाया होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन दोनों का सेम लेना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन अगर सेम लोगे तो माने इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि स्प्रिंग जो होगा पहले खुलेगा ना, एक कंडीशन ऐसी आएगी खुलते खुलते वो रुक जाएगा, फिर उसके बाद नहीं खुलेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फोर्स सब स्टेबल हो जाएंगे। फोर्स सब स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल मतलब कि एक्चुअली क्या होगा, देखो इसको समझो। डी निकालनी है सबने, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, इसको समझो। देखो स्प्रिंग जो है पहले अपनी ओरिजिनल लेंथ पे है, अब आपने फोर्स लगाया। ठीक है, देखो जब ये ओरिजिनल लेंथ पे होगा तो क्या होगा, इस पे फोर्स जीरो होगा, के एक्स विल बी जीरो, तो यहाँ टेंशन भी जीरो होगी, इसमें टेंशन जीरो होगी, तो ये क्या होगा, m2 नीचे भागेगा। भाई टेंशन जीरो है तो m2 जी से नीचे भागेगा ना, जी एक्सेलरेशन से भागेगा सीधा, तो बिल्कुल फ्री फॉल की, जिससे फ्री फॉल के माफिक भागेगा बिल्कुल, है ना, ऐसे भागेगा फ्री फॉल के तरह। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगा, M1 वाला और M2G, M1 भी ऐसे भागेगा क्योंकि टेंशन जीरो है, तो ये जैसे नीचे जाएंगे दोनों, ये क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा सा खुल जाएगा। मान लो ये यहाँ तक पहुंच गया तो स्प्रिंग खुल गया, यहाँ से भी खुल गया, तो अब क्या होगा, ये फोर्स लगाना शुरू कर देगा इधर को, तो इसमें टेंशन आ जाएगी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग जो है जब खुल गया तो दोनों तरफ से फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगाएगा, लेकिन हो सकता है फोर्स अभी ये इससे कम हो, जो M2G है या M1G है इससे कम हो सकता है फोर्स, तो फिर ये और खुलेगा, है ना, और खुलेगा। मान लो ये अभी भी भाग रहा है तो और खुलेगा स्प्रिंग, फिर और फोर्स लगाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब ये पूरा खुलेगा और फोर्स आपस में बैलेंस कर लेंगे, फोर्स आपस में क्या करेंगे, बैलेंस वगैरह कर लेंगे, तो फिर हमारा एक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे जब स्प्रिंग के केस करेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे कंडीशन इक्विलिब्रियम की आती हैं, उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होता है, तो वो सब चीजें वहां पे चेक करेंगे। लेकिन मोटा मोटा आपको बता दूं कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये समझ में आया कि स्प्रिंग जो है शुरू में नेचुरल लेंथ पे था, और जैसे ही आपने उसको ब्लॉक को नीचे मूव कराया, उस समय टेंशन जीरो थी, ब्लॉक को नीचे मूव कराया तो स्प्रिंग खुला, उसने टेंशन लगाना शुरू किया, तो उसके कारण से इस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा अपवर्ड साइड में, और ये फोर्स हमेशा चेंज होता रहेगा। ये फोर्स क्या होगा, हमेशा चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द स्प्रिंग कितना खुला है। ठीक है, जब स्प्रिंग ज्यादा खुलता रहेगा तो ये फोर्स बढ़ता रहेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्प्रिंग अपना पूरा खुल जाएगा, उस समय टेंशन विल बिकम कांस्टेंट। तो हमें जो यहाँ पे निकालना होगा वो इक्विलिब्रियम वाला ही निकालना होगा, है ना, क्योंकि सारे तो निकाल नहीं सकते डिफरेंट केसेस के लिए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन जो यहाँ पे होगी, उस केस में स्प्रिंग पूरा खुला होगा तो अपनी इसकी लेंथ फिक्स हो जाएगी, तो फिर एक्सेलेरेशन आपका, ये लेंथ फिक्स हो गई, लेंथ अगर फिक्स हो गई तो स्ट्रिंग की तरह हो गया, तो एक्सेलेरेशन आपका सेम हो जाएगा दोनों का, इसका एक्सेलेरेशन और इसका एक्सेलेरेशन सेम हो जाएगा दोनों का, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स हो गई स्प्रिंग की, अब नहीं खुल रही और। ठीक है, तो ऐसा ये चलेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा कंसेप्ट समझ में आया स्प्रिंग का, कि स्प्रिंग काम कैसे कर रहा है इस केस में, मोटा मोटा समझ में आया, एक बार लिख दो अगर समझ में आ गया मोटा मोटा। बाकी तो हम स्प्रिंग में जब पढ़ेंगे क्वेश्चन करेंगे उसके, तो वहां थोड़ा और देखेंगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग काम कैसे करता है। समझ में आया मोटा मोटा। के एक्स ऑफ द स्प्रिंग, के एक्स ऑफ द स्प्रिंग अभी करेंगे। वैसे तो स्प्रिंग में क्या होता है यार, स्प्रिंग देखो, जब स्प्रिंग को आप खींचते हो ना, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आता है, वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है,
ये आपने मान लो एफ लगाया, तो स्प्रिंग पे एक फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, मान लो स्मॉल एफ लगाया उसने, तो जो स्मॉल एफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रिंग के एक्सटेंशन के, कि आपने उसकी लेंथ कितनी बढ़ाई। अभी ये ओरिजिनल लेंथ पे था, अभी ये ओरिजिनल लेंथ पे था, तो आपने लेंथ कितनी बढ़ाई उसकी प्रोपोर्शन होता है ये, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जो है इक्वल टू के डेल्टा एक्स के बराबर है। जो डेल्टा एक्स क्या है इसकी चेंज इन लेंथ, पहले इसकी लेंथ ये थी, अब आपने खींचा तो लेंथ बढ़ गई, मान लो ऐसे हो गया ये, तो इसकी लेंथ बढ़ के डेल्टा एक्स बढ़ गई यहाँ पे। तो इसका जो फोर्स होता है स्प्रिंग का वो डेल्टा एक्स के प्रोपोर्शन होता है। तो फोर्स इक्वल टू के डेल्टा एक्स, जब प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो के डेल्टा एक्स आएगा। के क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। अब ये फोर्स ज्यादा होगा अगर के ज्यादा होगा, अगर के ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा आपका। तो हम बोलेंगे अगर के ज्यादा है तो हमारा स्प्रिंग का फोर्स ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे हमारा स्प्रिंग कैसा है, स्प्रिंग हमारा कैसा है स्टिफ, टाइट स्प्रिंग है बहुत, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगा रहा है ना वो, तो खींचने नहीं दे रहा अपने आप को, तो बहुत टाइट स्प्रिंग है, तो वैसे कि स्प्रिंग इज वेरी स्टिफ। अगर के कम है तो फोर्स कम होगा, तो हम बोलेंगे कि स्प्रिंग जो है उतना स्टिफ नहीं है। तो स्प्रिंग वी कैन से लूज और नॉट वेरी टाइट, और क्या शब्द यूज करते हैं रिलैक्स्ड, उतना ज्यादा स्टिफ नहीं है ये, है ना, फ्लेक्सिबल बोल सकते हो। तो इस केस में स्प्रिंग जो है फ्लेक्सिबल होगा। तो हमारा जो फोर्स आता है वो आता है के डेल्टा एक्स, इसको के एक्स भी लिख देते हैं कई बार। तो जितना ये स्प्रिंग खुलेगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जब आप फोर्स एफ इस पे लगा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो स्प्रिंग का फोर्स है वो भी के बराबर हो जाएगा, के एक्स जो है के बराबर हो जाएगा। व्हेन के एक्स बिकम एफ, इस वाले फोर्स के बराबर, तो फिर वहां पे क्या होगा ये स्प्रिंग रुक जाएगा। अब इसे आप और नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि अभी उतना फोर्स आपको पीछे लगा रहा है, उतना फोर्स पीछे लगा रहा है ना, क्योंकि जैसे इसका एक्स बढ़ता जा रहा है फोर्स इसका बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन में के एक्स इक्वल टू एफ के हो गया, फिर आप इसको स्प्रिंग को नहीं खींच सकते। तो इस केस में जो एक्स का इसका एक्स आएगा वो जो है इक्विलिब्रियम में हम हो सकते हैं कि एक्स जो है इसका इक्विलिब्रियम में एक्सटेंशन है। एक्स क्या था इसका एक्सटेंशन, तो ये एक्सटेंशन इन इक्विलिब्रियम हो गया। एक्स नॉट मान लो इसे, एक्स तो जनरल होता है ना आपका, एक्स तो कोई भी जनरल होता है, एक्स नॉट मान लो। तो एक्स नॉट जो है एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम, एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम होगा। टेंशन ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक, टेंशन ऑन द स्प्रिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक। ओके अभी देखते हैं। अच्छा ये समझ में आया, डेल्टा एक्स और एक्स सेम थिंग है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या है, सेम है यार, ये मैं उसी को एक्स लिखते हैं, ठीक है, उसी को एक्स लिखते हैं, अलग अलग नहीं है ये। टेंशन ऑफ द स्प्रिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक, टेंशन मान लो ऐसा केस है, ये m का मास है और ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। अगर ये रुका हुआ है मान लो, तो वी कैन से कि एम जी इक्वल टू के एक्स, तो के एक्स इक्वल टू एम जी है। तो वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक। और आपका जैसे ये वाला केस था, तो इस केस में भी डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक, तो करेगा, है ना। एक्चुअली इट डिपेंड्स, जो आपने क्या पूछा था वैसे, आपने पूछा था कि टेंशन ऑन द स्प्रिंग। हाँ, तो जो टेंशन इन द स्प्रिंग यानी जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में, जो फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स पे। तो जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ये खुलेगा, उतना इसमें जो है एफ डेवलप हो जाएगा, उतना ये खुलेगा उतना इसमें एफ डेवलप हो जाएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, मास लगा रहा है एम जी, तो उस पर डिपेंड करेगा के एक्स, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, यहाँ भी डिपेंड करेगा जब एम वन एम टू लगाओगे तो डिपेंड करेगा के एक्स कितना आता है। क्लियर हुआ प्रियम, डिपेंड करेगा। तो उसको देखेंगे यार, वर्क एनर्जी पावर पड़ेगी ना डिटेल में, तो देखेंगे। चलो क्लियर हो गया सबको, ओके। अभी देखेंगे उसे डिटेल में बहुत, अभी एसएचएम में भी आएगा वो फिर दोबारा, वर्क एनर्जी पावर एसएचएम में, स्प्रिंग तो आते रहेंगे।
इसको देखो, इंक्लाइंड वेज का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आपको फोर्स ब्रेक करने पड़ेंगे। तो फोर्स ब्रेक करके देखो इसमें आंसर क्या आएगा। और किसी को डाउट है पिछले क्वेश्चन में तो बता दो। पिछले क्वेश्चन में हमने T इक्वल टू 2m1 m2 जो लगाया है बाई जी, सॉरी इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2, उससे सॉल्व किया है, टेंशन निकाली है, उससे हमारी रीडिंग आई है। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो। करो इसे फटाफट, निकालो आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी आंसर, कम ऑन। करो भाई लोगों फटाफट, सैनिटाइजर यूज कर लूँ यार मैं थोड़ा सा। G/2, G/2, 2m इधर को काम करेगा 2mg, और उधर को भी कुछ काम करेगा ना। और टोटल मास आपका जो आएगा इस केस में वो टोटल मास इस केस में 3m है। देखो कितना आता है, अगर ये 3m है तो G/2 यानी 0.5g। चेक इट कितना आ रहा है। G/3, फ्री बॉडी डायग्राम सही बनाया सबने, सही मैंने। सी, फ्री बॉडी डायग्राम जो बनेगा इस वाले का तो बन जाएगा ऐसे, 2mg नीचे और टेंशन ऊपर, इस पर दो ही फोर्स होंगे। इस वाले का बनाओगे जब, इस वाले का बनाओगे तो क्या आएगा, टेंशन इधर को आएगा इसका, और ये फोर्स इधर को आएगा कितना, mg साइन थीटा आता है इधर को, mg साइन 30, और इधर को नॉर्मल रिएक्शन, mg का कंपोनेंट ब्रेक कर दोगे ना, mg साइन 30 इधर आएगा, mg कॉस 30 इधर आएगा, तो ये दोनों फोर्स तो बराबर हो जाएंगे आपस में, है ना, क्योंकि मूवमेंट इसका जो हो रहा है ब्लॉक का इस डायरेक्शन में तो हो नहीं रहा, वो तो अलोंग द प्लेन हो रहा है, प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं हो रहा ना, तो फोर्स जीरो होंगे। तो वी कैन राइट टी इक्वल टू mg साइन, अच्छा यहाँ एक्सेलेरेशन भी होगा, एक्सेलेरेशन इधर को, फोर्स इधर को कितना है 2mg है, और यहाँ को कितना है mg/2, तो ये फोर्स ज़्यादा है, 2mg वाला ज़्यादा है, ये कम है, तो ये एक्सेलेरेशन इधर को होगा, तो इसका एक्सेलेरेशन इधर को होगा, इसका इधर को हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसके लिए, 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू ए, और उस वाले के लिए क्या बन जाएगी, mg सॉरी टी माइनस mg/2, है ना, टी माइनस ये फोर्स इक्वल टू इसका मास कितना है m इंटू एक्सेलरेशन a। ये दो इक्वेशन बनी आपकी, ये दो इक्वेशन बनी, एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हमें t को हटाना है, दोनों को ऐड कर लो तो t कट जाएगा आपका, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3mg/2 इक्वल टू 3ma। इसको सॉल्व करोगे 3 से 3 भी कट गया, तो a आपका g/2 यानी सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, g/2, ओके, ओके, सी। तो ये क्लियर है सबको फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ऐसे इंक्लाइन वाला क्वेश्चन आता है या ऐसे वाला आता है तो कर लोगे। पिछले वाले में डाउट तो नहीं है किसी को,
अगर डाउट नहीं है तो ये वाला करके देखो क्या आता है। पिछले वाले को सी आ रहा है, किसी को डाउट है तो बता दो। इस वाले को तो सी आ रहा है ना। अगर दोनों तरफ से इंक्लाइंड होगा, इसको करके देखो। 30 डिग्री और 53 डिग्री का, 53 का एंगल है। 30 डिग्री एक है, एक 53 डिग्री है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं ना पुराने वाले में। तो इंक्लाइन वाले में बस फोर्स ब्रेक करने हैं। ठीक है, करो भैया लो। 'Acceleration of the system of two bodies over the wedge as shown in the figure is'। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बाकी लोग भी निकाल देखो क्या रहा है। देखो बाकी लोग क्या रहा है। निकालो फटाफट। आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आया एक बढ़िया वाला। कितना आया भाई आंसर? 1.5। अरे 53 डिग्री, 53 और 37 का ट्राइंगल बताया था ना आपको एक बार। 53 37 का ट्राइंगल। 53 37 उससे निकाल लो यार। 10 कॉस में प्रॉब्लम आ रही होगी ना। 53 37 जब होता है तो मैंने बताया 4 3 5 ट्राइंगल होता है ये।
अभी तक आंसर दो ही बच्चों का है। तीस नहीं 37 होगा। अच्छा। हाँ यार इसमें गलती है शायद, क्योंकि मैंने भी देखा था क्वेश्चन, इसमें कुछ गड़बड़ी होगी। इसे 37 लेके देखो, 37 डिग्री करके देखो अगर। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए आ रहा है। तो ए किससे आ रहा है, 37 से आ रहा है या 30 से आ रहा है? हर्षिता जो ए आ रहा है आपका किससे आ रहा है? 30 के अकॉर्डिंग आ रहा है? हाँ तो देख लो, क्योंकि ये पिछले साल गलत था कुछ। या तो पहले 37 था तो 30 किया गया है, या 30 को 37 करना है, ऐसे कुछ है इसमें। 37 करके आया है। ओके तो 37 मान लो यार, 37 ले लो इसे। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना ये। तो अब करो। तभी नहीं आया आंसर, तभी मेरे को इतने बच्चों को आया कैसे नहीं अभी। ओके 37 कर लो यार। बताओ, लास्ट ईयर भी गलत था ये, अभी भी गलत ही है। कुछ क्वेश्चन ठीक करा दिए, कुछ हुए नहीं। करो करो फटाफट। यस डियर, 37 करके आ गया। कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सब लोगों का आ गया। सब लोगों का आ गया। एम जी साइन थीटे, थीटा इधर को लोगे एम जी साइन 37, इधर को एम जी साइन 53। अरे फटाफट करो यार, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। एम जी साइन 37, 37, एम जी साइन 53। अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। टेंशन तो सेम होगी। एक्सेलेरेशन मान लो एक डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में, सॉरी टी इधर को होगा, एक्सेलेरेशन किसी डायरेक्शन में मान लो। निकाल लो फटाफट से। आ गया सबका, बताना है, बताना है, आगे चलें। कर लेंगे सब लोग, कर लेंगे सब लोग, या बताना है आगे चलें? कर लोगे सॉल्व आगे से? एक इधर किधर कोई मान लो, इधर को मान लो, इधर को मान लो, नेगेटिव आ जाएगा अगर गलत मानोगे तो, है ना। इस केस में जो है एक इधर कोई मान सकते हैं। बताऊं? अरे इक्वेशन बना लो अब क्या है। इसकी इक्वेशन बनाओ मान लो, इस वाले की। तो क्या लिखोगे, एम जी, इस पे नीचे की तरफ फोर्स है, एम जी साइन 53 माइनस टेंशन, टेंशन इधर को है, उसके कारण से क्या कर रहा है, इधर को एक्सेलेरेट कर रहा है। इसका एक्सेलेरेशन इधर को था, तो मैंने फोर्स भी दिस माइनस दिस किया है। जो इधर को फोर्स है उसको पहले लिया है मैंने, एम जी साइन 53 को पहले लिया है, माइनस टी इक्वल टू क्या आएगा, एम ए। इक्वेशन बनी इसकी। इस वाले की बनाओ। इस वाले का एक्सेलेरेशन अगर इधर को है तो इसका इधर को होगा, तो टी फोर्स ज्यादा होगा, तो इक्वेशन क्या लिखूंगा, टी माइनस एम जी साइन 37 इक्वल टू एम ए। इसकी इक्वेशन ये बनेगी, है ना। निकालना क्या है आपको, एक्सेलेरेशन, टी को हटाना है, टी को हटाना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ लो। दोनों इक्वेशन को जोड़ लोगे तो क्या बनेगा, एम जी साइन 53, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 1 और 2 को, एम जी साइन 53 माइनस साइन 37, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गई। राइट हैंड साइड को जोड़ूंगा तो 2 एम ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एम जी भी है, एम जी तो कॉमन आ जाएगा, 2 एम ए आ जाएगा, आ जाएगा, एम से एम कट गया, तो कितना आ गया, जी इंटू साइन 53। साइन 53 इस ट्राइंगल से कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेनियस, माइनस
साइन 37 आ जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा g/2 इक्वल टू a। इसको सॉल्व करो, 5 को कॉमन ले लो, 5 को कॉमन ले लो तो कितना आ गया ये आ गया आपका 4 में से 3 गया तो 1, तो 1/10, तो g/10 आ गया, है ना। ये 5 कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, इंटू 2 करोगे 10 आ जाएगा, नीचे ऊपर 1 आ जाएगा, g/10 दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर शुड बी द आंसर। 1 आ रहा है, डन। तो किसने पूछा था, समझ में आया? शिवानी, आ गया समझ में? ए, डन, गुड, ओके। तो आगे चलें। इस चैप्टर में अब जो बाकी है वो कुछ बातें हैं जो आपके काम की हैं, है ना। काम की मतलब अंदर की बातें हैं, वो हमें देखनी है। उसके अलावा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अभी बाकी है एनएलएम में, फ्रिक्शन हमें करना है। तो नेक्स्ट वीक होगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तो नेक्स्ट वीक होगा। उससे पहले जो है थोड़ा सा चीज़ें समझनी है हमें। जो अब आ रही है कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, इनक्लाइन प्लेन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूं। सूडो फोर्स क्या होता है, उसका यूज क्या है ना। तो ये हमें समझना है अब, सूडो फोर्स और बेसिकली कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे। 1 आ गया, ओके, सबका 1 आ गया ना, ठीक है। कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये ब्लॉक है और इस पे स्ट्रिंग बंधा है, इसको आप खींच रहे हो F4 से खींच रहे हो, तो आपने क्या बोला, इसकी दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी क्योंकि स्ट्रिंग आपका फिक्स है, ये इसकी लेंथ फिक्स है, तो वेलोसिटी v आएगी। तो इसकी वेलोसिटी जो है वो इसकी वेलोसिटी को फिक्स कर देती है। अगर इसकी वेलोसिटी 2 आ रही है तो इसकी भी 2 आएगी, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। ये तो आपस में बंधे हुए हैं, है ना, एक तरह से कंस्ट्रेंट है कि उसका मोशन उस पर कंस्ट्रेंट है। ऐसे हमने पुली में देखा, इसकी वेलोसिटी अगर सेम होगी तो इसकी v होगी नीचे, है ना। अगर पुली आपकी रेस्ट में है तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रेंट रिलेशन, दिस इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। और एक्सेलेरेशन इनका अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा dv/dt, वो भी सेम आएगा, तो एक्सेलेरेशन सेम है। तो ये अब तक हम सेम दे रहे थे सबका एक्सेलेरेशन, है ना। तो ये सब क्या था, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन था। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन जो होता है वो तब होता है जब आपको पता होता है कुछ चीज की इन दोनों के बीच धागे की दूरी कांस्टेंट है। मान लो आपको पता है कि ये धागा और ये धागा टाइट रहेगा धागा, तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच की दूरी कांस्टेंट है, तो ये सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। अगर ये x आगे बढ़ेगा तो ये भी x आगे बढ़ेगा, है ना, तो दोनों की वेलोसिटी विल बी सेम, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट जो है आपके केस में मेडिकल के जहां तक एग्जाम की बात है बहुत डेप्थ में नहीं जाते, इनफैक्ट आईआईटी में बहुत डेप्थ में नहीं जाते, केवल किताब वालों ने बहुत डेप्थ में क्वेश्चन दे रखे हैं, है ना, वो भी आईआईटी वालों ने, है ना। तो वो हमें ज्यादा नहीं करने, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना करना है बस, ठीक है। क्योंकि अगेन मैं रिपीट करूँ, हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नीट की फिजिक्स, है ना, हम यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। और आईआईटी की तो चलो फिर थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, जो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है पढ़ना ही है। तो कंस्टेंट रिलेशन आता है आपका, ठीक है। तो कंस्टेंट जो होता है, कंस्टेंट एक जनरल टर्म है वैसे लाइफ में, बोलते हैं ना कंस्टेंट है, मेरा इतना कंस्टेंट है भाई, मेरा पढ़ने का कंस्टेंट है, मैं 12 घंटे पढ़ सकता हूँ तो मेरा कंस्टेंट है, मेरा लिमिटेशन है। या मैं 24, मेरे एक दिन में 24 घंटे हैं, मेरा कंस्टेंट है। तो एक कंस्टेंट है कि आपने कोई चीज़ आपको रोक रही है या कोई चीज़ फिक्स है कि इतनी हो सकती है, ठीक है। तो कंस्टेंट रिलेशन जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंस्टेंट बॉडी क्या होती है, आपकी दो बॉडी अगर मान लो आपस में कंस्टेंट हो जाए कुछ, तो उनका एक्सेलेशन आपस में रिलेट हो जाता है। कई बार आईआईटी के क्वेश्चन आते हैं कई बार ऐसे, काइनेमेटिक कंस्टेंट, ये सब कोई जरूरत नहीं है आपको। टाइप ऑफ कंस्टेंट आपके पुली में हो सकते हैं, जैसे हमने देखा भी, वेज में हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। जनरल कंस्टेंट हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इन सबका हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, इनको समझ लेते हैं उनका यूज़ क्या है ना। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं उनका यूज़ क्या है।
तो जैसे हमने कंस्टेंट रिलेशन क्या बोला यहाँ पे, कंस्टेंट क्या हो गया आपका, ये आपका जो है फ्लोर जो है फिक्स है, फ्लोर फिक्स है आपका, तो कंस्टेंट आपका क्या आ गया कि ये फ्लोर ब्लॉक नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे तो जा नहीं सकता, तो इसका एक्सेलरेशन किधर को होगा, इधर को, तो इसका एक्सेलरेशन विल बी इन एक्स डायरेक्शन, तो वाई में आपका वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया, है ना। तो ये कंस्टेंट है, इसके कारण एक कंस्टेंट आ गया इस पे, वेज के कारण। ऐसे यहाँ पे कंस्टेंट है, ऐसे यहाँ पे कंस्टेंट है। जब आपका एक ब्लॉक मूव कर रहा है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम होगा, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन भी सेम आ जाएगा। तो ये भी कंस्टेंट है एक तरह का, ये भी कंस्टेंट है एक तरह का, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में अगर आप उसे खींच रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उसको धक्का दे दिया पीछे से तो आप बोलो कंस्टेंट है, मैंने बोला ना गलत, स्लैग हो जाएगा ऐसे केस में, तो स्लैग हो जाएगा, धक्का दोगे तो स्लैग हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस टेबल तो जीरो हो जाएगा और इसका डिस्टेंस टेबल आ जाएगा, दोनों का बराबर थोड़ी आएगा। बराबर कब आएगा, जब आप उसे खींच रहे हो, जब ये टॉट है तब ये बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे फोर्स लगाओगे तो, राइट, तो ये कंस्टेंट है। अगर आपको ऐसे काम करना है तो यहाँ पे बीच में रॉड लगा दो, क्या लगा दो बीच में, रॉड। अब आप फोर्स लगाओ तो ये बराबर मूव करेंगे, जितना ये मूव करेगा उतना ये भी मूव करेगा। अब दोनों की वेलोसिटी सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या लगाओ, रॉड लगाओ, रॉड, जैसे इन्होंने यहाँ पे रॉड लगाई है, ठीक है। तो इस केस में दोबारा ये कंस्टेंट रिलेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कंस्टेंट रिलेशन में क्या होता है, उससे हमें एक बॉडी का अगर एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता है, तो हम दूसरे की एक्सेलरेशन वेलोसिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी कितनी होगी, ठीक है। ऐसे केस में कंस्टेंट है, दोनों का सेम होगा, कल केस देखे थे हमने क्वेश्चन ये, ऐसे केस में सेम होगा। अभी आपने माना, जैसे पिछले क्वेश्चन आपने किए तो आपने एक्सेलरेशन सेम मान लिया, क्यों मान लिया, क्योंकि आपको पता है ये कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये सब आपके कंस्टेंट है, ठीक है। ऐसे केस में ये भी आपका कंस्टेंट था, आपने ए सेम माना था इस केस में, यहाँ पे आप ए सेम मानते हो, कंस्टेंट, ठीक है। तो ये सब आपके कंस्टेंट है, ठीक है। अब कंस्टेंट का यूज क्या है, सर ये पढ़ा क्यों नहीं हमें, कहीं पे कुछ क्वेश्चन करा के दिखाओ बढ़िया सा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट मी ऐड अ स्लाइड हेयर, एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो कंस्टेंट तो सबको समझ में आ गया, मोटा मोटा क्या होता है कंस्टेंट रिलेशन, मोटा मोटा समझ में आया, कंस्टेंट रिलेशन होता क्या है। समझ में आया मोटा मोटा कंस्टेंट रिलेशन, आया। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एस सी वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। देखो ये 2m का मास पुली से बना हुआ है, ठीक है, और ये मास जो है टेबल पे रखा हुआ है, पुली ऐसे है आपकी, और यहाँ पे एक और पुली है ऐसे, एक और पुली है ऐसे, ठीक है। थोड़ा ऊपर बना लेता हूँ, ऐसे, ठीक है। अब ये जो इसका यहाँ पे एक और मास आपने टांगा हुआ है ऐसे, अब देखो ना, ध्यान से देखना डायग्राम को, आपने यहाँ पे मास टांगा हुआ है, इसका थ्रेड आया ऊपर ऐसे, और ये ऐसे जाके इस पुली पे पहुंचा थ्रेड, और फिर घूम के, ये घूम के यहाँ पे बांधा हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे बांधा हुआ है ऐसे, इसका मास कितना दिया हुआ है, इसका मास 2m दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है, इसका मास क्या दिया हुआ है, m, ठीक है। टेढ़ा बन गया धागा, ग्रेविटी तो फॉलो करेगा, धागा नहीं करेगा, ओहो,
ग्रेविटी फॉलो करेगा ये। ब्लॉक टेढ़ा हो गया, ब्लॉक को सीधा कर लें। ऐसा क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कह रहा है कि बताओ इस धागे में टेंशन कितनी होगी और इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, A1 और A2। A1 और A2 कितना होगा ये बताओ, और धागे में टेंशन कितनी होगी ये बताओ। ठीक है, ये पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे इसको। ये पुली यहाँ फिक्स है, ये पुली फिक्स है, ये पुली मूव कर सकती है, ये पुली मूवेबल पुली मूव कर सकती है, फिक्स नहीं है ना ये, तो ये मूवेबल है। तो ये पूछा है इसमें। तो पहले सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि इस केस में A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा। A1 और A2 में रिलेशन क्या होगा, माने ये ऐसे कुछ होगा या ऐसे कुछ होगा या क्या होगा, ये क्या रिलेशन आएगा आपका। A1 A2 में रिलेशन बता दो क्या आएगा। देखो जितने क्वेश्चन आपको रिक्वायर्ड है ना उतने मैं आपको करा रहा हूँ जहाँ से भी जरूरत है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं फालतू क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू किताब उठाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बताओ कितना आएगा। इनमें रिलेशन क्या आएगा A1 A2 में। A1 किसका एक्सेलेरेशन है, इसका 2 ये M वाले का, और ये A2 किसका है 2M वाले का। तो जब इसमें रिलेशन आपको देखना पड़ेगा कंस्टेंट क्या है, मैंने अगर ये x आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा कितना आगे जाएगा तो कितना आगे जाएगा। देखो अगर मान लो पुली यहाँ पे थी तो धागा ऐसे था, है ना, और यहाँ से नीचे था। अब ये पुली मान लो यहाँ पे आ गई घूम के, चल के, घूम के नहीं चल के यहाँ पे आ गई। तो इसने मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, इधर को x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये कितना नीचे आएगा, है ना। तो उससे आपका रिलेशन आएगा A1 और A2 में। देखो क्या रिलेशन आता है। हम्म, अगर ये x चलेगा तो 2x चलेगा। क्यों चलेगा 2x, क्योंकि ये जब x आगे आया तो धागा जो पहले यहां से घूम के जा रहा था अब कहां से घूम के जाएगा, अब वो धागा आपका क्या होगा जो पहले यहां से घूम के जा रहा था, सॉरी मैं गलत बना दिया, ये धागा तो यहीं तक है ना, नीचे तो टेबल तो नीचे है, एक मिनट एक मिनट, ये नहीं है यहाँ पे ना, यहीं तक धागा है। ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था जो धागा यहाँ से घूम के जा रहा था अब वो कहाँ से घूम के जाने लगेगा, यहाँ से। ठीक है, तो कितना धागा फ्री हो गया यहाँ से, कितना धागा फ्री हो गया, एक्स तो यहाँ से फ्री हो गया ये धागा, और एक्स यहाँ से फ्री हो गया। कम, इतना कम धागा चाहिए आपको अब, तो धागा कहाँ चला जाएगा, वो धागा यहाँ चला जाएगा उतना, है ना। ये इतना, इसकी लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी, इसकी लेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी धागे की यहाँ से। तो अगर ये एक्स आगे चल रहा है तो ये धागा कितना नीचे जाएगा 2x, धागा कितना नीचे जाएगा 2x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसकी वेलोसिटी अगर v होगी तो उसकी 2v होगी, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका एक्सेलरेशन a होगा तो उसका 2a होगा। बोलो ये समझ में आया, समझ में आया सबको, किसी को नहीं आया तो बता दो, बाकी लोग आंसर निकालो कितना आ रहा है इसका, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, A1 A2 की वैल्यू क्या आ रही है और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है। बाकी लोगों को समझ में आया ये वाला कंसेप्ट, 2x और x वाला, ये कंस्ट्रेंट रिलेशन है, ये क्या है कंस्ट्रेंट है ये, तो यहाँ भी कंस्ट्रेंट रिलेशन है क्योंकि धागा पूरा यहाँ से जाना चाहिए। तो ये जो आपने निकाला है कंस्ट्रेंट रिलेशन से ही निकाला है ये भी। ठीक है,
ठीक है, ओके। किताबों में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, किताबों में इसको x1 x2 मान के फिर डिफरेंशिएट किया हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज कॉन्स्टेंट, ऐसे करके किया हुआ है ना। तो इतना भी जरूरत नहीं है यार, हमारा काम चल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, हमारा काम चल जाएगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है, A1 A2 की वैल्यू क्या आ रही है और टी कितना आ रहा है। इक्वेशन बनाओगे, वही फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन बनाओगे यहाँ पे, mg माइनस टी इक्वल टू ma1 आ जाएगा उसको, है ना। और यहाँ पे एक आ जाएगा आपका इक्वेशन 2m के लिए क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। यहाँ पे ये भी t लगाएगा, ये भी t लगाएगा इस पुली पे, तो यहाँ फोर्स 2t होगा। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे 2t इक्वल टू 2m इंटू A2, ऐसी होगा मेरे ख्याल से। इसके लिए इक्वेशन ये बन जाएगी, और इस वाले के लिए क्या बन जाएगी, नीचे वाले के लिए बन जाएगी mg माइनस टी इक्वल टू ma A1, और A1 A2 में आपने रिलेशन निकाल दिया। क्या लिख दिया मैंने, अच्छा M1 इसमें रिलेशन क्या है, ये है आपका ना, ये इसको A मानो तो इसको 2a हो जाएगा, तो A निकाल लो उससे सॉल्व करके। निकालो सब लोग कितना आंसर आता है, कितना आंसर दिया मैं चेक कर लेता हूँ, तो निकाल लोगे आप लोग। 2g/3 एंड mg/3, 2g/3 एंड mg/3 दिया है। 2g किसका एक्सेलेरेशन दिया है इसने, किसका पूछा था इसने, इसने पूछा था एक्सेलेरेशन ऑफ द मास स्मॉल m, इसका 2g/3 है, यानी इस वाले का एक्सेलेरेशन 2g/3 आ रहा है इसका, और टेंशन आ रहा है इसका mg/3। देखो ये आ रहा है आप लोगों का, ये आ रहा है आप लोगों का। रहने इक्वेशन सॉल्व कर लो फटाफट, फिर दोबारा एक बार रिपीट कर दूंगा मैं। इक्वेशन तो बन रही है ना यहाँ पे, फटाफट से इक्वेशन सॉल्व कर लो। जो हो रहा है वो देखो पहले क्या हो रहा है, mg माइनस टी, इक्वेशन जो बन रही है ना, जो कर पा रहे हो करो पहले। mg माइनस टी इक्वल टू ma1 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2t इक्वल टू 2ma2 हो जाएगा, ठीक है। और A1 A2 में रिलेशन आपको पता चल गया कि A1 आपका ट्वाइस A है, ये अगर A है तो उसको A पुट कर दो, एक 2a पुट करो, वहां से दोनों की वैल्यू आ जाएगी। आ गया सबका, ओके। रैनी क्या समझ में नहीं आया, कंस्टेंट रिलेशन समझ में नहीं आया यहाँ पे, जो हमने रिलेशन निकाला है A और 2a वाला, वो समझ में नहीं आया आपको, या उससे आगे जो किया है वो समझ में नहीं आया। A और 2a समझ में नहीं आया, कैसे निकाला हमने, A और 2a समझ में नहीं आया रैनी। x और 2x समझ में नहीं आया, ओके। बाकी आ गया, आगे तो कर लोगे सॉल्व, x और 2x समझा दो ना बस। किसी और को डाउट है आगे वाले में, इससे आगे वाले में x और 2x समझा देता हूँ मैं एक बार दोबारा। किसी को आगे डाउट तो नहीं है, अगर एक बार x और 2x आ गया, एक्सेलेरेशन हमारा, उसके आगे जो है a और 2a आ जाएगा, इसमें किसी को डाउट, और फिर इक्वेशन हमारी ये बन जाएंगी, इसमें किसी को डाउट, और इसे सॉल्व करके ये आ जाएगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। केवल x और 2x में इसको डाउट है, केवल वो लिखो। बाकी अगर किसी को आगे डाउट है तो बता दो मुझे, इससे आगे किसी को डाउट है तो। x और 2x वाले को तो मैं भी करा रहा हूँ, किसी को अगर इसमें डाउट है तो ये बता दो। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। x और 2x का समझ लेते हैं एक बार। मैं ये कह रहा था, देखो ध्यान से देखो, जिनको समझ में नहीं आया, अगर ये पुली और ये पुली है ना, और धागा कहाँ से बंधा हुआ है, इससे बंधा हुआ है, तो धागा यहाँ से घूम के ऐसे जाता है, ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे लटक रहा है, ठीक है, ठीक।
इसकी लेंथ फिक्स है, धागे की लेंथ फिक्स है भाई। यहाँ से जो लेंथ इसकी है, यहाँ से लेके यहाँ से जो इसकी लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फिक्स है ना, ये फिक्स है। तो अगर आप यहाँ से धागा कोई फ्री करोगे, यहाँ से कोई धागा अगर आप कम करोगे लेंथ, तो कहाँ जाएगी लेंथ? तो यहाँ चली जाएगी नीचे। भाई ये टाइट है ना, ये तो नीचे जा रहा है। तो ये टाइट, अगर आप धागा थोड़ा सा भी लूज करोगे तो क्या होगा, वो धागा यहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोल रहा था आपको, मैंने आपको ये बोला कि मान लो पुली आगे आ गई यहाँ पे चल के, कितना डिस्टेंस चल के आ गई भाई, धागा आगे जाएगा तो ये पुली तो फिक्स है नहीं, ये पुली कहीं फिक्स थोड़ी है, तो ये आगे मूव कर सकती है, आगे मूव कर गई, मान लो एक्स मूव कर गई आगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका जो थ्रेड होगा आप कहां से पास करेगा, अब आपका थ्रेड जो होगा वो ऐसे पास करेगा। ऐसा बन जाएगा इक्वेशन, धागा है ना, ऐसा हो जाएगा। अब देखो धागे की लेंथ कितनी कम हो गई, ऊपर जो लेंथ थी वो कितनी कम हो गई, ऊपर जो धागा था हमारा वो कितना कम हो गया, ऊपर जो धागा था हमारा एक्स, तो ये कम हो गया भाई, एक्स तो यहां से फ्री हो गया और एक्स धागा यहां से फ्री हो गया, ये एक्स धागा और ये एक्स धागा फ्री हो गया। तो कितना धागा फ्री हुआ, 2x। वो धागा कहां जाएगा, वो धागा यहां चला जाएगा एक्स्ट्रा, 2x। तो अगर पुली हमारी x आगे आई तो ये ब्लॉक 2x नीचे चला गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ सबको, अब क्लियर हुआ या नहीं, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? अभी भी डाउट है किसी को, अभी भी डाउट है किसी को तो बता दो, अगर ये क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ, अगर ये पुली x आगे जाएगी तो देन ब्लॉक आपका 2x नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया नहीं, गुड। अच्छा ये बताओ इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा केस होता, देखो मैं आपको ना केवल कंस्टेंट बता रहा हूँ, कंस्टेंट बताना आपको, ठीक है? बाकी सॉल्व तो आगे कई लोगे, आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है वो आप सॉल्व कर लोगे, बस मुझे कंस्टेंट बता दो कि कंस्टेंट रिलेशन क्या बनेगा, है ना, मैंने A1 A2 में रिलेशन क्या होगा। देखो मान लो जैसे इन्होंने ये वाला केस दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा पूरा, क्वेश्चन तो उनको पता आप कर लोगे, तो फटाफट से बता दो कि ऐसा अगर केस होता, ओहो, ऐसा केस अगर होता, देखो ये ऐसे पुली, यहाँ पुली लगी हुई है, ठीक है, ये पुली से एक मास अटैच है यहाँ पे, इसको M1 M2 M3 कोई भी मान लो, है ना, मैं सॉल्व नहीं करा रहा आपसे, मैं तो बस रिलेशन पूछ रहा हूँ। और ये फिर ऊपर जाके इस साइड को भी ऐसे गया हुआ है, यहाँ पे एक और पुली है। ठीक है, ये पुली फिक्स है, ये पुली फिक्स है, ये पुली भी फिक्स थी आपकी, ये वाली, ये दोनों फिक्स हैं, ये मूवेबल है ये वाली। अब ये धागा जाके यहाँ पे दीवार से बंधा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ऑब्वियसली एक्सेलेरेट करेगा, तो ये इसका एक्सेलरेशन मान लो A2 है, ये वाला इधर को एक्सेलेरेट करेगा, इसका एक्सेलरेशन A1 है। अब बताओ क्या रिलेशन होगा यहाँ पे A1 और A2 में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2? जल्दी बताओ, क्लास का भी टाइम हो रहा है, फिर बताओ फटाफट, कंस्टेंट रिलेशन आपको समझ में आएगा नहीं आएगा? A1 A2 में क्या रिलेशन आएगा, अगर ये पुली x नीचे आएगी तो ये ब्लॉक 2x आगे आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, यानी कि A1 जो है 2A2 होगा, A1 इक्वल टू 2A2। भाई पुली अगर x नीचे आएगी तो कितना धागा एक्स्ट्रा चाहिए फिर आपको, जब पुली x नीचे आ जाएगी तो कितना धागा एक्स्ट्रा चाहिए, पुली अगर यहाँ पे आ गई आपकी, यहाँ कहीं आ गई मान लो पुली, तो धागा यहाँ से पास होगा ना अब, तो कितना धागा एक्स्ट्रा चाहिए, अगर ये x नीचे आई तो 2x नहीं चाहिए धागा आपको, वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ये वाला धागा तो कम हो नहीं सकता, ये तो इतना ही रहेगा, ये वाला कम हो सकता है, तो ये आगे आ जाएगा ब्लॉक, कितना आगे आ जाएगा ये 2x। अगर आपकी पुली ये x नीचे आएगी तो इसको 2x आगे आना ही पड़ेगा, दिस इज कंस्ट्रेंट। क्लियर हुआ, राइट?
A1 इक्वल टू 2A2। बैटरी डेड। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, या फिर लेक्चर में देख लेना, जब लेक्चर आ जाएगा ना उसमें देख लेना आप रिकॉर्डिंग में, फिर मैं 2-4 मिनट में बस खत्म कर रहा हूँ, आप लेक्चर रिकॉर्डिंग में देख लेना। तो वो क्लियर हो गया सबको, पुराने वाला ना, ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर है सबको। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पुली मूव कर सकती है, ये वाली पुली मूव कर सकती है, और इस पे एक मास अटैच है 1 kg। नहीं मास को छोड़ो, हमें तो रिलेशन चाहिए ना। और ये M2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो M2 नीचे जाता है एक्सेलेरेशन A2 से, M1 ऊपर आएगा फिर, तो इसमें रिलेशन क्या आएगा, इसमें क्या रिलेशन आएगा बताओ, A1 A2 में। पिछला वाला क्लियर हो गया ना सबको। ठीक है, ये वाला बताओ, ये क्या आएगा। ये अगर नीचे जाएगा ब्लॉक तो क्या बनेगा इस बार, ये अगर यहाँ पे आ गया तो ये कितना ऊपर जाएगा, धागा फिर ऐसे जाना पड़ेगा आपको। तो अगर ये x है तो ये कितना होगा, उससे निकालो रिलेशन क्या आएगा। इसमें भी यही आएगा, है ना, पुली आपकी जो धागा फ्री कर रही है वो 2x धागा फ्री कर रही है, वो 2x धागा यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A2 जो होगा फिर दोबारा से 2A1 होगा, A2 जो है 2A1 होगा। ठीक है, A1 2A2 नहीं होगा, उल्टा होगा, A2 2A1, ये ज़्यादा जाएगा ना, ये 2x जाएगा नीचे। अगर ये x ऊपर जाएगी पुली तो ये ब्लॉक भी x ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक भी क्या होगा, x ऊपर जाएगा, अगर पुली x ऊपर जाएगी तो। और ये पुली अगर x ऊपर जाती है तो कितना धागा फ्री होता है हमारा, कितना धागा फ्री हो जाता है हमारा, x प्लस एक्स 2x, इतना धागा हमारा फ्री हो जाता है। ये धागा ऐसे चले जाता है फिर, है ना, इतना धागा फ्री हो जाता है तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये 2x होगा, यानी अगर ये x होगा तो ये 2x, डिफ्रेंशिएट कर लो फिर, अगर ये एक्सेलेरेशन a होगा तो ये 2a होगा, यानी कि A2 जो है 2A1 के बराबर है, A2 जो है 2A1 के बराबर है। क्लियर, क्लियर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन। इसके आगे तो आप कर लोगे ना, इसके आगे तो कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, है ना। इसके आगे अगर इसको सॉल्व करना है, रिलेशन वगैरह निकालना है, तो आई होप कि वहां तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी, है ना, वहां तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। इसके आगे तो फिर आप इक्वेशन वगैरह तो बना ही लोगे, टी वाली जो बनती है ना। अच्छा, इस केस में देखो क्या कर रखा है उन्होंने, यूं कर रखा है, ये यूं जाके और फिर जो है इसी पुली पे ये घूम रही है और ऐसे जा रही है, इस मास पे रुक रही है। ये मास आपका M2 मान लो, और इससे एक मास अटैच है M1, इससे मास अटैच है M1। इसमें जो पुली फिक्स है वो ये वाली फिक्स है, ये वाली पुली ऊपर सीलिंग पे फिक्स है, ये वाली पुली मूव कर सकती है। तो इन दिस केस व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, इसका एक्सेलेरेशन अगर डाउनवर्ड में मान लो A2 है और इसका फिर अपवर्ड हो जाएगा A1, इस बार क्या रिलेशन आएगा A1 और A2 में, ये धागा यहाँ पे फिक्स है पुली पे और ये घूम के ऐसे जा रहा है यहाँ से, फिर जल्दी बताओ क्या रिलेशन आएगा, जल्दी। इस बार क्या रिलेशन आएगा, अज्यूम कर लो इसे, अगर ये पुली ऊपर आती है दोबारा
कुछ डिस्टेंस x ऊपर जाती है मान लो, तो ये ब्लॉक फिर दोबारा कितना धागा फ्री हो जाएगा आपका, ये 2x फ्री हो जाएगा, ये वाला फ्री हो जाएगा, ये वाला फ्री हो जाएगा, तो ये ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा, ये ब्लॉक आपका 2x नीचे आ जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा। तो इस बार भी रिलेशन क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू 2A1, A2 इक्वल टू 2A1। ये क्लियर हुआ सबको? A2 इक्वल टू 2A1 आएगा, यहाँ भी यही आ रहा है ना, ठीक है। तो क्लियर हुआ सबको कंस्टेंट रिलेशन क्या होता है? तो कंस्टेंट रिलेशन यही होता है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बाई चांस, वैसे तो आपके आता नहीं है, पर अगर आ गया बाई चांस कंस्टेंट रिलेशन किताबों में दिया हुआ है, आप कंफ्यूज मत होना, तो ऐसा करके हम सोच सकते हैं कंस्टेंट रिलेशन क्या बनेगा, और उसके बाद तो फिर काम वही है हमारा, फिर तो वही इक्वेशन टी माइनस एम जी, एम जी माइनस टी जो ही बनाओगे, है ना, टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, वो सब बनाओगे, कहीं पे 2t आ जाएगा, कहीं पे t आएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप इस मास पे लिखोगे, तो यहाँ पे t आ रहा था, इस पे टेंशन मान लो t है यहाँ पे, तो इस पूरे स्ट्रिंग में t है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ये 2 बार है, इसमें इस पुली में 2 बार स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो यहाँ टेंशन 2t आएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग में ये भी t होगा और ये भी t होगा, तो इस पुली पे जो फोर्स है वो 2t है, तो ये पुली भी इस पे 2t लगाएगी, क्योंकि पुली मासलेस है तो फोर्स दोनों तरफ बराबर होगा, तो 2t इज द फोर्स ऑन दिस मास। तो इक्वेशन जब इसके लिए लिखोगे तो 2t माइनस m1g लिखोगे, 2t माइनस m1g लिखोगे, ठीक है, या m1g माइनस 2t लिखोगे, डिपेंडिंग आपने एक्सेलरेशन किधर को माना है, इधर को माना है उधर को माना है, तो उससे फिर आगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आगे आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर डेप्थ में नहीं जा रहा, फिर मैंने आपको बता दिया ताकि आप ये ना बोलो कल को कि सर ने पढ़ाया नहीं, या फिर ये ना बोलो कि किताबों में आप देख के कंफ्यूज ना हो, मेनली किताबों में देख के कंफ्यूज ना हो कि किताबों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है और कैसे कैसे आया है ना, तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है, ठीक है। तो अगर सबको समझ में आ गया, क्लियर है, तो वी विल स्टॉप द क्लास, एक बार लिख दो सब लोग, क्लियर है अगर, तो वी आर गोइंग टू स्टॉप द क्लास, कंस्टेंट रिलेशन तक आपको क्लियर हो गया है, तो प्लीज राइट डाउन। उसके बाद हम अगली क्लास में अब थोड़ा सा इंक्लाइंड मोशन और सूडो फोर्स क्या होता है इसका देख लेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, गुड, चलिए ठीक है, तो कल डाउट क्लास में मिलते हैं, फिर हम लोग कल डाउट में डिस्कस करते हैं जो भी आपके डाउट होंगे। आई थिंक असाइनमेंट प्रोजेक्टाइल का लास्ट रह गया था, वो देख लेंगे पहले, फिर न्यूटन लॉ के असाइनमेंट शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के लास्ट असाइनमेंट में है, 5वें में वो, और लास्ट न्यूटन लॉ के असाइनमेंट फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट टुमारो क्लास, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ओके। तो आई सबको क्लियर है, गुड, इट्स गुड, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो बाय, बाय डियर ऑल।